So hello student, welcome back once again in our channel जावेद सर अकेडमी। स्टूडेंट, पिछली क्लास में हमने क्लास 9th NCERT मैथ का एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट किया था और आज बच्चों हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट करेंगे। तो हमारे 9th के सभी स्टूडेंट इस एक्सरसाइज को ध्यानपूर्वक देखिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए कि ये क्वेश्चन आपसे कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि अगर आप अभी स्टेप बाय स्टेप समझते जाएंगे तो आगे आपके लिए सब कुछ इजी होगा। ठीक, तो प्रश्नावली छोटी सी है और बगैर टाइम वेस्ट किए हुए हम आते हैं अपने आज के एक्सरसाइज की तरफ। देखिए, रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.2 का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। मतलब कि भैया हमको क्या करना है इसमें कि बताना है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है, और गलत है तो क्यों गलत है, क्या कारण है उस गलत होने का, ये कारण भी बच्चों को देना है। ठीक, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा जो कह रहा है बेटा, देखिए, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, सत्य है कि असत्य। देखिए, ये चीज़ आपको इंट्रोडक्शन के वीडियो में बताई गई है, आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। लेकिन फिर हम यहाँ भी हम बता दे रहे हैं कि देखिए, जो वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या वो परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं से मिलकर बनी होती है। ठीक ना, तो इसका मतलब क्या है कि जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं वो वास्तविक संख्या होती हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे इसको बेटा कि ये बात है सत्य, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय व अपरिमेय संख्याओं से बनी होती है। ठीक, अच्छा, इसके बाद बात आती है बेटा क्या, दूसरा क्वेश्चन आ रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट यम के रूप में होता है, जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है। संख्या रेखा क्या चीज है, आपने कक्षा 8 में ऐसे पढ़ा होगा, नंबर लाइन, यहाँ 0 होगा, फिर 1 होगा, 2 होगा, -1 -2 ना, ऐसे करके आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब कह रहे हैं कि इसमें जितना बिंदु होता है सब कड़ी में यम के रूप में है, और जहाँ यम एक प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या बेटा आपने पढ़ा है कि 1 2 3 4 5 ये सब क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं ना। अब देखिए, कह रहे हैं कि सभी संख्या कड़ी यम के रूप में है, तो ये जरूरी थोड़ी है कि सभी संख्या हमारी जो होती है वो अंडर रूट यम के रूप में होती है। ठीक, यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक संख्या अंडर रूट यम के रूप में हो। जैसे मान लो 4 है, 4 का रूट तो 2 आ गया ना, लेकिन 3 का रूट थोड़ी आएगा, 3 तो रूट में ही रहेगा, 2 का रूट थोड़ी आएगा। तो ये सब क्या है बेटा कि यहाँ लिखेंगे हम इसका उत्तर असत्य। यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक संख्या रेखा पर कॉमा लगा दें के रूप में हो। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है बेटा, जैसे 2 ले लो, 3 ले लो, 5, जो भी आप ले लीजिए, है ना, ये सारे इसके क्या हैं, एग्जाम्पल ही हैं ना भाई। ये तो अंडर रूट यम के रूट में नहीं होते हैं ना। अच्छा,
अब हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन का। देखिए कितने इजी क्वेश्चन हैं, सब वही इंट्रोडक्शन से ही है हमारे, और क्या है, सब ऑब्जेक्टिव टाइप का नॉर्मल सा क्वेश्चन है। एक केवल छोटा सा बढ़िया सा प्यारा सा क्वेश्चन है, इसी को हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। देखिए अब थर्ड वाला पार्ट दिया है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अब बताओ, पहले हम कुछ और कहे, अब की और कुछ कह रहे हैं ना। ये भैया देखिए, हमने बताया कि जो वास्तविक संख्या होती है वो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती है। ये तो अकेले अपना टाइटल टैग दे रहे हैं कि नहीं, ये केवल किससे मिलकर बना है, अपरिमेय से ना, यही बात तो कह रहे हैं। तो ये बात क्या है इनकी, गलत है। पहले तो सही थे लेकिन अब क्या है, ये गलत है ना। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर निर्मित होती हैं। तो यहाँ लिखेंगे असत्य और कारण लिख देंगे क्या, कि वास्तविक संख्याएं परिमेय व अपरिमेय दोनों संख्याओं से मिलकर बनी होती है ना बेटा। तो ये हमारे पहले के तीनों क्वेश्चन हो गए सिंपल से वे में, 2 मिनट के काम में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास। अब इसका आंसर क्या होगा, देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय है। भैया धनात्मक पूर्णांक मतलब 1 2 3 4 5 6 7 प्लस में। अब कह रहे हैं कि जितना भी धनात्मक पूर्णांक है आपके पास, इनका वर्गमूल अपरिमेय आता है। यदि ऐसा नहीं है तो एक ऐसी संख्या का उदाहरण लीजिए जो कि ये क्या है, परिमेय संख्या है ना। तो थोड़ा सा समझिएगा। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होता है। देखो सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय कैसे होगा, मान लो हमने ले लिया धनात्मक पूर्णांक 4। अब हम 4 का वर्गमूल निकालेंगे, कितना आ जाएगा 2। 9 का वर्गमूल निकालेंगे, कितना आ जाएगा 3। तो क्या ये अपरिमेय है भाई? हमारा इंट्रोडक्शन यही कहता है ये सब परिमेय है ना। तो यहाँ लिखेंगे भैया नहु क्या है, असत्य है। क्या है बेटा, ये असत्य है। और जब ये असत्य है तो यहाँ कारण लिखेंगे, क्योंकि क्या कारण निकाल लिखेंगे, क्योंकि सभी संख्याओं का, सभी धनात्मक पूर्णांकों का, संख्या क्या लिखें, सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल क्या होता है भैया, वर्गमूल परिमेय व अपरिमेय कुछ भी हो सकता है, चाहे परिमेय हो सकता है चाहे अपरिमेय हो सकता है। उदाहरण ले लो भैया इनका, एक उदाहरण गया ना, जैसे कड़ी में 4, ये क्या आ गया, परिमेय का 2 आ गया ना। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, अब हमको देखना है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3 हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने के लिए आपको ज़रूरत होगी एक कंपास की, गोला प्रकार की, ठीक ना। अब उस गोला प्रकार का काम क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। हम तो बनाएंगे, चूँकि इतना बड़ा गोला प्रकार तो अभी हमारे पास है नहीं, ठीक, लेकिन हम आपको समझा देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अब इसको समझने के लिए पहले आपको एक चीज़ जानना होगा, ये आपने कक्षा 8 में पढ़ा होगा, एक प्रमेय था, और वो प्रमेय था पाइथागोरस का। किसका प्रमेय था, पाइथागोरस का। पाइथागोरस ने क्या कहा था कि कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है ना। चलिए देखिए, अब हम बात करते हैं आंसर नंबर 3 की।
देखिए, तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या था बेटा कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग ना। अब ये चीज होती क्या है कर्ण लंब आधार, ये आपको बताया गया होगा बेटा एक त्रिभुज ना, एक क्या बताया गया होगा त्रिभुज, जिसका एक कोण कितने अंश का रहा होगा 90 अंश का। कितने अंश का रहा होगा 90 अंश का रहा होगा। और ये जो 90 अंश के सामने वाली भुजा है बेटा, इसका नाम दिया गया होगा कर्ण। और कोण के आधार पर मान लो अगर हम ये कोण ले तो इसके सामने की भुजा आपको लंब दी गई होगी और शेष भुजा क्या कहा गया होगा आधार ना। और इन्हीं से आपका रिलेशन बना होगा कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन किसका वर्ग बेटा आधार का वर्ग ना। अच्छा, अब देखिए, अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले हम एक संख्या रेखा खींचेंगे, ठीक। इसके बाद क्या बात होगी बेटा, यहाँ पर मान लीजिए इसका 0 है। अब गोला प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे और एक उचित दूरी भरेंगे, ठीक। और उस दूरी से हम जैसे नंबर बनाते हैं, स्केल से भी आप ये काम कर सकते हो, हालांकि माइनस के अंक हमको ज़रूरत है नहीं। ये हमारा हो गया ना, नाम इसको दे दो, मान लो ये O है, ठीक। 0 तो है ये ना। अब हमें कितना दर्शाना है बेटा कड़ी में 5, कड़ी में कितना दर्शाना है हमको 5 को निरूपित करना है ना। अच्छा बताइए, कड़ी 5 को हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, 4 प्लस कितना बेटा 1, और 4 को भी हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं 2 का वर्ग धन किसका वर्ग 1 का वर्ग। अब देखिए, अगर हम मान लें कि 5 हमारा कर्ण है, तो कर्ण का जो वर्ग होता है बेटा वो लंब का वर्ग धन किसका वर्ग होता है आधार का वर्ग होता है। अब देखिए, 2 का वर्ग करेंगे 4, 1 का वर्ग 1, 4 1 5 बराबर 5 के मतलब वही है ना। इसका मतलब हम क्या करें, यदि हम या तो आधार को 2 ले लें, जैसे अगर यहाँ पर हम बात करें, अगर हम केवल कर्ण का मान निकालें बेटा तो ये रूट में आ जाएगा लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग ना। अच्छा, अगर हम अंदर की बात करें तो या तो ये लंब होगा या तो ये आधार होगा, ई लंब होगा तो ई आधार, ई लंब होगा तो ई आधार। तो मान लेते हैं कि जो हमारा 2 है वो आधार है, यहाँ पर 2 को हमने मान लिया आधार, तो ये हमारा 0 है 1 2 यहाँ पर आ गए, ठीक। अब हमें इसी के सीध में लंब खींचना है, तो लंब हम कैसे खींचेंगे, हमारे पास स्केल एक है प्रॉपर। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि हम एक स्केल से थोड़ा सा इसको हम खींच लिए, मान लीजिए हमारी 1 इकाई दूरी हो गई, 1 हो गया ये ना। और ये मान लो पॉइंट A है, ये पॉइंट हमने मान लिया कौन सा बेटा B है, ये यहीं पर है, इनिशियल पॉइंट है। अब इसके बाद हमारा काम क्या होगा, देखो ये हमारा हो गया 2, समझिएगा, ये हमारा कितना हो गया बेटा 1। अब हम क्या करते हैं कि O से B को मिला देते हैं, O से B को मिला दिया, ये कितने अंश का कोण है बेटा ये 90 अंश का। पाइथागोरस का प्रमेय लागू हुआ, कड़ी मतलब कि 2 का वर्ग करेंगे 4, 4 1 5, ये कितना हो गया कड़ी में 5। अब हम इसको सही से इस x अक्ष पर मतलब कि इस संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए हम करेंगे क्या कि एक यहाँ से केंद्र से उचित दूरी भरकर इस बिंदु पर आकर एक चाप लगाएंगे, ऐसे भरकर एक क्या लगा दिए हम चाप लगा दिए, और इस चाप को हम टच करा देंगे कहाँ बेटा नीचे, कहाँ टच कराए नीचे, और यही हमारा हो गया कड़ी में 5। देखिए हमने क्या क्या किया, सर्वप्रथम हमने इस 5 को 2 भागों में तोड़ा, 4 और किस में बेटा 1 में। अब 4 कितने का वर्ग होता है 2 का, और ये 1 का वर्ग होता है, तो हमने आधार 2 खींचा, लंब 1 खींचा और इसको O को B से मिला दिया ना। उसके बाद क्या किया कि गोला प्रकार में O के बराबर दूरी भरकर एक चाप लगाया,
और इस चाप को हमने टच करा दिया नीचे। मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा हो गया बेटा ए बी, ये पॉइंट हो गया हमारा कौन सा सी। अब यही हमारा सी पॉइंट जो है वो कड़ी 5 को निरूपित करता है। ठीक, तो यही क्वेश्चन थोड़ा सा था, इजी था, कुछ दम नहीं था। ठीक, तो ये हो गई हमारी आज की एक्सरसाइज। हमने ध्यानपूर्वक 1.2 को पढ़ लिया ना, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा का पूरा लेक्चर बढ़िया से समझ में भी आया होगा। ठीक, अगर आपको कोई समस्या होती है, मैंने फिर से कर रखा है कि आप बेझिझक हमें कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आपकी हर समस्या का यथासंभव निदान किया जाएगा। बस आपको मन से जुड़े रहना है, क्योंकि किसी भी चीज़ को इम्प्रूव होने में टाइम लगता है। ठीक, तो धीरे धीरे सारी चीज़ें आपके सामने इम्प्रूव होती हुई दिखाई देंगी। बस आपको मेहनत से, लगन से जुड़े रहना है। तो स्टूडेंट, आज हम लोगों ने इस प्रकार से क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.2 भी पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। ठीक, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में 1.3 के साथ। तब तक आप सभी का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।